सिविलेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग पेपर 5 को शुरू किए हैं और पेपर 5 के अंतर्गत सेक्शन सी को शुरू किए हैं, जिसमें सेक्शन सी में पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और पहला चैप्टर में हम लोग नवीन आर्थिक सुधार को देखे हैं, जिसमें मुख्य रूप से निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण को कंप्लीट किए हैं। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO प्लस FDI ये सारा चीज़ हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और वो चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग कृषि चैप्टर को शुरू करेंगे और ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा, प्लस ये ईजी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोग कृषि से रिलेटेड हैं और कृषि की समस्याओं का आए दिन हम लोग देखते हैं। तो कृषि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर 6 JPSC को हम लोग देखें, सबसे पहला चीज़ कि कृषि चैप्टर जो ये हम लोग को सेक्शन ए में भी पढ़ना है, सेक्शन बी में भी पढ़ना है, सेक्शन सी में भी पढ़ना है और सेक्शन डी जो कि झारखंड का अर्थव्यवस्था है उसमें भी कृषि को पढ़ना है। तो कृषि चैप्टर जो है कहीं ना कहीं चारों पोर्शन में, इकोनॉमिक्स के चारों पोर्शन में हम लोग को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। लेकिन क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हर बार लगभग हम लोग को सेम ही लिखना पड़ता है। तो अगर हम लोग सेक्शन सी का कृषि को करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग को सेक्शन ए के लिए मिल जाएगा, सेक्शन बी के लिए मिल जाएगा और झारखंड की कृषि के लिए मिल जाएगा। तो सिक्स JPSC की अगर बात करें तो 6 JPSC में इकोनॉमिक्स का 4 पोर्शन है। 4 पोर्शन में से सेक्शन ए, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इन तीनों पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं कृषि का वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस ये जो क्वेश्चन हम लोग का दिख रहा है स्क्रीन में कि कृषि क्षेत्र में सुधार जो भी हुआ है वो हम लोग का 7th JPSC में पूछा गया है। और JPSC में क्या है कि रिपीटेशन भी होता है क्वेश्चन का, तो हो ना हो कि आने वाले JPSC में कृषि से एक क्वेश्चन हम लोग को नज़र आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 4 सेक्शन में से 2 सेक्शन या फिर 3 सेक्शन में कृषि से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। इसीलिए यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात किया जाए 11 JPSC का, तो 11 JPSC में भी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे। इकोनॉमिक्स का वीडियो भी पढ़ा हुआ है और इकोनॉमिक्स का PDF भी पढ़ा हुआ है, आप मैच कर सकते हैं, वहाँ से सारा क्वेश्चन आया हुआ था। सेम चीज़ पॉलिटी के लिए भी था और खोट्टा के लिए भी था। तो हम लोग जो भी पढ़ाए थे वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार PDF और भी बेटर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप सिलेबस को रख के एक एक चीज़ों को मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं हम लोग पे। और ये जो PDF बना रही है कोई किसी भी बुक में आपको मिलेगा नहीं, बहुत सारे सोर्सेज से ये वाला 600 से 700 या फिर 800 वर्ड के आसपास एक क्वेश्चन को रेडी किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक हैं जहाँ पे चीज़ तो दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि हम लोग का 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और अप्रॉक्स हम लोग को 600 से 700 वर्ड के आसपास आंसर राइटिंग करना होता है, तो इतना वर्ड कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो हम लोग हर क्वेश्चन को अप्रॉक्स 600-700 वर्ड के आसपास रख रहे हैं। तो ये कोई बुक नहीं है, बल्कि ये हम लोग के द्वारा बनाया गया एक PDF है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हम लोग इसको एज ए बुक लॉन्च भी करेंगे। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा और टेलीग्राम में उसके लिए आपको ऐड होना पड़ेगा। तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6206 19 32 77। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, चैप्टर 2 को, जो कि हम लोग का कृषि से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं तथा उन समस्याओं को सुधार करने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें, या फिर हाल ही में भारत में किए गए कृषि क्षेत्र के सुधार की व्याख्या करें, जो कि 7th JPSC में पूछा गया है। यानी कि भारत में कृषि क्षेत्र में जो प्रमुख समस्या है और उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उन सभी चीज़ों को इस क्वेश्चन में हम लोग को डील करना है। तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं एक एक चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग खुद फेस किए हैं, जो भी कृषि किए हैं थोड़ा बहुत वो खुद उस चीज़ को फेस किए हैं। तो ऐसा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत का लगभग 80% आबादी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर थे। अगर वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो अभी 42.3% आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो आज़ादी के समय लगभग 80% आबादी कृषि क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर थे, जबकि वर्तमान समय में ये परसेंटेज घट के 42.3% हो चुका है। और अगर बात किया जाए प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 58% आबादी जो है वो संलग्न है। और कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि आ जाता है हम लोग का। इसके अलावा हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र में खनन आ जाएगा, मछली पकड़ना हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, शिकार करना, ये सारा चीज़ आएगा, जिसमें से एक हो गया हम लोग का कृषि। और कृषि में वर्तमान समय में 42.3% आबादी जो है वो आजीविका के लिए निर्भर है।
तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अप्रॉक्स 42% आबादी मुख्य रूप से आजीविका के लिए या फिर जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि पर ही निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में कृषि की हालात अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान किए बिना भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे बहुत सारे वजह हैं, हम लोग अभी आगे डील करेंगे कि क्योंकि कोई भी अगर उद्योग लग रहा है या फिर खाने के लिए अनाज चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं वो सारा चीज़ प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर प्राथमिक क्षेत्र सही तरीके से विकसित नहीं होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो ये तो हो गया हम लोग का शुरुआत हो गया कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर आज़ादी के समय 80% आबादी लगभग आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर था। हालांकि वर्तमान में यह आंकड़ा 42.3% है, परंतु प्राथमिक क्षेत्र में आबादी 58% मुख्य रूप से निर्भर है। अतः प्राथमिक क्षेत्र को विकसित किए बिना भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत या फिर सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब इसके हम लोग कुछ कुछ समस्या को देखते हैं। क्या समस्या? तो पहला हम लोग का था निम्न उत्पादकता, और जो भी कृषि किए उनको ये सारा चीज़ पता होगा। पहला पॉइंट आता है हम लोग का निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता मतलब क्या हो गया कि उत्पादन में कम हो रहा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता से अभिप्राय क्या हो गया, प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन में कमी, यानी कि प्रति हेक्टेयर भूमि में जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं हो रहा, और यही स्थिति निम्न उत्पादकता कहलाता है। अब क्या है कि पूरी दुनिया में यानी कि विश्व में बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जिसकी तुलना में भारत की जो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके पीछे भी बहुत सारी वजह है, क्योंकि जो भी विकसित देश हैं वो कहीं ना कहीं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके कृषि क्षेत्र को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बना रहे हैं। जबकि भारत में देखा जाए तो हमारे ही गांव में अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बैल से, हल से, इन सारी चीज़ों से खेती करते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि उत्पादकता में कमी आती है। प्लस क्या हो गया कि यहाँ के किसान उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से उनको सरकार के द्वारा जो भी योजना हो गया उनका लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं भारत में कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता अशिक्षा से भी रिलेटेड है। तो जो भी विकसित देश है वहाँ पर भारत की तुलना में कृषि क्या है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, जबकि भारत में कृषि क्या है, एक पिछड़ापन या फिर अविकसित जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो निम्न उत्पादकता में क्या बोल सकते हैं हम लोग, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता से अभिप्राय क्या हो गया, प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से। इसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग कि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि विकसित हैं, उसकी तुलना में भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बहुत निम्न है। और कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता कृषि क्षेत्र के पिछड़ापन का कारण बनती है। प्लस यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ ऐड क्या कर सकते हैं कि जो भी उद्योग सब लगता है, बहुत सारा उद्योग है, तो उन सभी उद्योग में कच्चे माल के रूप में उनको जो सामान की आवश्यकता होती है वो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र से ही आती है। जैसे कि अगर कोई चिप्स फैक्ट्री है तो चिप्स बनाने के लिए आलू चाहिए होगा, और आलू मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से ही आएगा। तो वह चिप्स फैक्ट्री तब तक सही तरीके से विकसित नहीं हो सकता है जब तक कि हम लोग आलू का सप्लाई सही से नहीं करेंगे। तो ऐसा ही बहुत सारा उद्योग है जो कि कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। और अगर प्राथमिक वर्ड को ऐड कर दे कि प्राथमिक क्षेत्र, तो फिर तो बहुत सारा उद्योग शामिल हो जाएगा जो कि प्राथमिक क्षेत्र के बिना संभव ही नहीं हो पाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया हम लोग का कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता एक वर्तमान समय है। दूसरा होगा लघु जोत। लघु जोत मतलब हम लोग समझ सकते हैं क्या, जो खेती जो होता है हम लोग का, तो उसके लिए जितना बड़ा ज़मीन होता है तो उसी को मान लीजिए क्या है, एक जोत है। इसके भी अलग अलग पैरामीटर्स है कि कितना हेक्टेयर ज़मीन होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग खेत का नाम भी लघु जोत, बड़े जोत, सीमांत जोत करके बंटवारा होता है। तो इसको झारखंड जीके में भी हम लोग पढ़ेंगे, प्लस सेक्शन ए में भी पढ़ेंगे। तो बस अभी इतना समझ लीजिए कि जोत मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग ज़मीन पे, जिस भूखंड पे हम लोग खेती करते हैं, उसका साइज जो भी होगा उसके आधार पर उसको बंटवारा किया जाता है, तो वही कहलाएगा जोत कहलाएगा। अब है लघु जोत, यानी कि सिंपल सा जोत मतलब हो गया कृषि करने के लिए ज़मीन हो गया, तो वह ज़मीन क्या होगा, लघु होगा। भारत में क्या है कि भारत में जैसे अभी आपके पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है और आपके संतान अगर 2 हैं,
जिनमें ज़मीनों का बंटवारा होना है तो वह 1 एकड़ ज़मीन क्या होगा, दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। फिर आने वाला जनरेशन में क्या होगा, फिर से बंटेगा ज़मीन, और इस प्रकार से आने वाले जनरेशन में वो बढ़ते रहेगा, यानी कि धीरे धीरे ज़मीन का आकार क्या होगा, छोटा होते जाएगा। तो अगर ज़मीन छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में कृषि में जो भी हम लोग आधुनिक तरीके से खेती करना चाहेंगे, जैसे इतना बड़ा अगर खेत था तो इस खेत में ट्रैक्टर से मान लीजिए जुताई करना है तो इजीली हो जाएगा। लेकिन आने वाला टाइम पे इस खेत को हम लोग क्या किया, 2 हिस्सा में बांट दिए। तो अब क्या होगा, खेत इस ज़मीन पे खेती करने के लिए हम लोग को जो ट्रैक्टर की आवश्यकता थी वो उतना इजीली उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रैक्टर को चलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी। यानी कि कहीं ना कहीं कृषि में यांत्रिकरण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कृषि में यांत्रिकरण की समस्या उत्पन्न होगी। फिर क्या है कि अगर जोत का आकार बड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग जो उत्पादन करेंगे वह अधिशेष उत्पादन होगा, यानी कि एक्स्ट्रा उत्पादन होगा, और उस एक्स्ट्रा उत्पादन को हम लोग मार्केट में बेचकर प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर खेत का साइज ही छोटा हो गया तो उत्पादन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि अब इतना ही उत्पादन कर पाएंगे हम लोग जितना से हम लोग का जीवन चल जाएगा, यानी कि जीवन निर्वाह योग्य कृषि होना शुरू हो जाएगा, और हम लोग इससे किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा पॉइंट, जो कि लघु जोत हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है, ये बचपन में 6-7 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, बेरोजगारी की समस्या, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का आधिक्य। तो इसमें हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में, कि कृषि क्षेत्र में मान लीजिए इतना बड़ा खेत है और इस खेत में 5 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, लेकिन कायदे से क्या है कि इस खेत में अगर 3 व्यक्ति भी कार्य करते हैं तो इस खेत में आराम से खेती हो जाता, आराम से जो भी फसल लगाना है वो लग जाता। यानी कि 2 व्यक्ति जो है वो एक्स्ट्रा इस खेत में कार्य कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग देख रहे हैं तो टोटल 5 व्यक्ति कार्य करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कायदे से 3 व्यक्ति से ही कार्य चल जाता है। यानी कि ये जो 2 व्यक्ति हैं इनको अगर नहीं भी रखते तो भी हम लोग का खेती में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं आता। तो यही स्थिति कहलाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि ये जो 2 व्यक्ति ये प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। और सीमांत उत्पादकता क्या होता है, इसमें इन दोनों का शून्य होता है, क्योंकि अगर इनको हटा भी देंगे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। कैसे, तो मान लीजिए कि कृषि का समय आ रहा है, बरसात का समय आ रहा है, हर व्यक्ति खेती करेगा, तो उस समय बहुत सारे व्यक्तियों को खेत में लगाना पड़ता है, तो उनको रोज़गार मिलेगा। यानी कि जब तक धान की रोपाई हो रही है तब तक तो लोगों को अच्छा रोज़गार मिला, ठीक है। अब धान रोपाई हो गया, उसके बाद जब तक धान का कटाई शुरू नहीं होगा तब तक बहुत सारे लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे उस बीच में। फिर जैसे धान का कटाई होगा, जैसे नवंबर दिसंबर में धान का कटाई अगर हो रहा है तो नवंबर दिसंबर में फिर से लोगों को कार्य मिलना शुरू होगा, लेकिन जैसे ही धान का कटाई कंप्लीट हो जाएगा फिर से लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा। तो यही स्थिति कहलाती है मौसमी बेरोजगारी, यानी कि मौसम के अनुसार उनको रोजगार मिलता है। तो मौसमी बेरोजगारी भी कृषि में देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी भी देखने को मिलता है। यानी कि बोल सकते हैं कि मौसमी बेरोजगारी के तहत कृषि क्षेत्र में जो भी व्यक्ति है उनको केवल कुछ महीने ही रोजगार मिलता है। फिर चौथा पॉइंट आता है हम लोग का, भूस्वामी और काश्तकार के बीच में जो भी दिक्कत है, भूस्वामी और काश्तकार संघर्ष। देखिए इसमें क्या होता है, भूस्वामी यानी कि जो भी ज़मीन का मालिक है, क्योंकि हम लोग इधर एक चलता है क्या कि आपके पास इतना बड़ा खेत है लेकिन आप उस खेत में खेती करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, एक वर्ड का यूज करते हैं भाग। ये हम लोग क्या किए, इसको भाग में दे दिए, खेत को भाग में दे दिए। मतलब क्या, खेत मेरा है लेकिन इसमें खेती कोई और व्यक्ति करेगा, और ये जो व्यक्ति खेती करेगा इस खेत में, तो इस खेत के लिए जो भी बीज होगा उस बीज का आधा बीज हम देंगे, आधा बीज ये व्यक्ति देगा, और इसके बदले इस खेत में जितना भी उत्पादन होगा उस उत्पादन का आधा उत्पादन जो इस खेत का जो मालिक है यानी कि जो भूस्वामी है उसको मिलेगा, और आधा उत्पादन जो यह व्यक्ति खेती किया है उसको मिलेगा। तो इसी को हम लोग इधर लोकल में भाग बोलते हैं कि अपना खेत को हम लोग भाग में दे दिए। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति काम कर रहा है ये इसके पास काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास अपना कोई ज़मीन नहीं है, और यही क्या कहलाता है, काश्तकार कहलाता है, क्योंकि ये इस भूस्वामी के अधीन कार्य करता है। तो यह व्यक्ति कहीं ना कहीं भूस्वामी के अधीन कार्य कर रहा है, इसके बदले क्या हो रहा है, भूस्वामी को प्रॉफिट हो रहा है अधिकतम, क्योंकि ये कम मेहनत कर रहा है और इसको आधा उपज भूस्वामी को देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं काश्तकार और इसके बीच में मतभेद की स्थिति बहुत बार उत्पन्न हो जाती है हम लोग के लोकलिटी में। फिर क्या होता है कि ये जो काश्तकार है ये खुद स्वामी नहीं होते हैं, बल्कि
ये जो व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पास जो कि इस खेत का मालिक होगा उसके अधीन कार्य करेंगे। या फिर यह व्यक्ति हो सकता है कि इससे ज़मीन को पट्टे में ले लिए होंगे कि इतना साल तक हम कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का जो आय होगा उस आय का एक बहुत बड़ा भाग इस भूस्वामी के पास चला जाता है, जो कि कहीं न कहीं इस किसान को गरीबी की ओर ले जाता है। तो यही भूस्वामी और काश्तकार के बीच में भी संघर्ष देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट हम लोग का निर्वाह खेती। देखिए 1991 हम लोग पढ़े, एलपीजी रिफॉर्म पढ़े, तो इसके बाद की कहानी कुछ और है और इसके पहले की कहानी कुछ और है। अब निर्वाह खेती में क्या हो गया कि सामान्यतः आज़ादी के बाद जो थे, जो भी किसान थे या फिर वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग खुद ही ऐसा है कि हम लोग जो खेती करते हैं हम लोग बस इतना ही उपज करते हैं कि हम लोग का खुद का खान पान निकल जाए, खुद का चावल हो जाए, खुद का सब्जी हो जाए, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर हम लोग निर्वाह खेती से हटकर अगर हम लोग इतना खेती को व्यापार की तरह अगर करने लगे, यानी कि उन सभी फसलों का उत्पादन करने लगे जिससे कि प्रॉफिट हम लोग का काफ़ी ज़्यादा होता हो, जैसे कि नकदी फसल, उसको हम लोग तुरंत बेचकर लाभ कमा सकते हैं, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों को खेती पर मज़ा भी आएगा, उनको प्रॉफिट भी होगा और गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्या भी नहीं होगी। लेकिन भारत में सामान्यतः किसान के द्वारा निर्वाह योग्य खेती ही किया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से वे वही सारे फसल को उपजाते हैं जो कि उनके घर के लिए आवश्यक होगा। जैसे मेनली हम लोग चावल का खेती करते हैं, फिर इसके अलावा अरहर का खेती करते हैं, अरहर दाल का खेती करते हैं, मक्का का खेती करते हैं, सब्जी में बैंगन, कॉफ़ी, यही सब का हम लोग खेती करते हैं। और ज़्यादातर हम लोग के इधर इन सभी चीज़ों का घर के सदस्य के द्वारा ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो हम लोग का मेनली खेती करने का उद्देश्य बिजनेस करना नहीं है, खेती में जो भी उत्पादन हो रहा है उसको बेचना नहीं है। तो यही कहलाता है हम लोग का निर्वाह योग्य खेती। तो भारत में जो भी किसान है उसके पास क्या है, बहुत छोटे छोटे खेत हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो जाता है कि वे निर्वाह योग्य ही खेती करेंगे। या फिर किसी व्यक्ति के पास बड़ा ज़मीन है तो हो सकता है कि उनके पास सिंचाई का साधन नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है क्योंकि यहाँ के व्यक्ति गरीब हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मजबूर होकर वे उतना ही उत्पादन कर पाते हैं जितना में उनका घर चल जाए। तो किसान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, अपने परिवार के लिए जीवन निर्वाह हेतु उत्पादन करना, अपने परिवार के लिए जीवन निर्वाह हेतु खेती करना, यही हो गया हम भारत के किसान का प्राथमिक उद्देश्य होगा। यानी कि भारत का जो खेती है, भारत में जो खेती का जो प्रकृति है वो वाणिज्यिक नहीं है, वाणिज्यिक नहीं है, बल्कि क्या है, तो निर्वाह योग्य कृषि है। तो ये हो गया हम लोग का पांचवा पॉइंट। तो निर्वाह खेती में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि भारत में ज़्यादातर किसान ज़्यादातर लघु एवं सीमांत किसान होते हैं, जिनके पास अपने खेत होते भी हैं तो वो छोटे होते हैं, अन्यथा वे किसी अन्य व्यक्ति के अधीन कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप उनको निर्वाह खेती करने में विवश होना पड़ता है। साथ ही साथ किसान का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो उनके परिवार के लिए जीवन निर्वाह हेतु उत्पादन करना और न कि लाभ के लिए खेती करना। और भारत में खेती की प्रकृति वाणिज्यिक है, वाणिज्यिक नहीं है, यानी कि आज भारत में अधिकतम कृषि जो होती है वो निर्वाह योग्य कृषि ही होती है। अब आता हम लोग का छठा पॉइंट आता है, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से भी जानते हैं, वर्षा पर आधारित कृषि। वर्षा पर आधारित कृषि, जैसे कि अगर हम लोग इस साल का बात करें, हम लोग इधर का लोकल में इस साल खेती अच्छा हुआ है, जबकि पिछले साल खेती नहीं हुआ था। इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है कि भारत में अभी भी जो कृषि हो रही है, धान की जो खेती अभी भी होती है भारत में, खास करके हम लोग के इधर में अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है, क्योंकि पिछले साल वर्षा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से खेती या फिर जो धान का फसल हम लोग लगाए थे वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। लेकिन इस बार पानी अच्छा हुआ है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कृषि भी हम लोग का अच्छा हुआ, खेती भी हम लोग का अच्छा हुआ, धान का फसल अच्छा हुआ है। तो भारत में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वर्षा पर आधारित कृषि अभी भी हो रही है, यानी कि जिस वर्ष अच्छा वर्षा हुआ उस वर्ष अच्छा फसल होगा, और जिस वर्ष खराब वर्षा हुआ उस वर्ष फसल भी खराब होगा। यानी कि कहीं न कहीं इस वजह से, यानी कि वर्षा पर आधारित होने की वजह से कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है। प्लस क्या है कि भारत के कृषि क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि के लिए उन्नत सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, कि अगर बरसात नहीं होता है तो हम पानी पटा के, यानी कि सिंचाई करके हम लोग खुद से खेती कर सकते हैं। ऐसी सुविधा अभी भी भारत में उपलब्ध नहीं है। तो वर्षा पर आधारित कृषि में क्या हो गया कि भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित है, तथा जिस वर्ष अच्छा वर्षा हुआ उस वर्ष अच्छा खेती होगी, और जिस वर्ष खराब वर्षा हुआ उस वर्ष खराब कृषि होगी।
अर्थात भारतीय कृषि में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है और भारत में भी कृषि क्षेत्र में पर्याप्त एवं उन्नत सिंचाई सुविधा का अभाव पाया जाता है। जबकि अगर विकसित देश का बात किया जाए तो वहाँ पर सिंचाई सुविधा बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध कराई जाती है। प्लस सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए या फिर वैज्ञानिकरण के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है भारत की तुलना में। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन ए में पढ़ेंगे। तो आप उन सभी डाटा को उठा के भी यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ के पॉइंट्स को उठा के वहाँ भी लिख सकते हैं। इसको देखिएगा आप लोग। 7वां पॉइंट आता है हम लोग का पिछड़ी तकनीक। पिछड़ी तकनीक। जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो ऐसा उम्मीद किया गया कि कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा निवेश होगा, कृषि क्षेत्र भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो कृषि पिछड़ी तकनीक में क्या हो गया कि अभी भी भारत में कृषि बैल से, हल से या फिर खुरपी हो गया, कोदाल हो गया, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके किया जाता है। जबकि अगर हम लोग बैल की जगह ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे तो कृषि काफ़ी अच्छा तरीके से होगा और जल्दी होगा। थ्रेसर का यूज करेंगे या फिर सिंचाई के लिए हम लोग स्प्रिंकल सिंचाई का या फिर ड्रिप इरीगेशन, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान में अभी भी हम लोग बैल का प्रयोग करते हैं, हल का प्रयोग करते हैं। इसका एक वजह भी हो सकता है क्योंकि मान लीजिए कि हमें कोई उतना बड़ा खेती ही नहीं है जहाँ पर हम लोग ट्रैक्टर का यूज कर पाएंगे, लेकिन अभी भी छोटा छोटा ट्रैक्टर आ चुका है। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अभी भी क्या होता है कि हम ही लोग के गाँव में अभी भी बैल से ही और हल के माध्यम से हल को खेत को जोता जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसको बड़ा मात्रा में करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा इसमें कि एक तो हम लोग के पास सिंचाई सुविधा नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी सिंचाई सुविधा है तो हम लोग जो सिंचाई करते हैं वो हम लोग बाढ़ ले आते हैं। हम लोग सिंचाई नहीं करते, हम लोग बाढ़ ले आते हैं, पानी को पूरा बहा देते हैं खेत में। यानी कि जितना पानी की आवश्यकता नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा पानी हम लोग दे के पानी को बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारा चीज़ के बारे में किसान को बताना होगा, उनको शिक्षित करना होगा, तो ही जाके इन सारी समस्या से हम लोग निकल सकते हैं। तो पिछली तकनीक में क्या हो जाएगा, तो चूँकि भारत में क्या है, अधिकांश खेत छोटे आकार के होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो खेत और भी अधिक छोटे होते चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप इन खेतों में खेती करने वाले किसान बड़े बड़े ट्रैक्टर या फिर थ्रेसर, इन सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि भारतीय किसान अत्यधिक निर्धन भी होते हैं, तो वे ट्रैक्टर जैसी चीज़ों को अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में भारतीय कृषि वर्तमान स्वरूप में भी पिछड़ी तकनीकों का प्रयोग करते हुए ही खेती कर रहे हैं। 8वां पॉइंट क्या हो जाएगा, आधुनिक कृषि आगतों का अभाव। आधुनिक कृषि आगतों का अभाव। देखिए अभी भी हम लोग खेती कैसे करते हैं, तो इस साल हम लोग धान लगाएं। मान लीजिए कि इस खेत में हम लोग धान लगाएं, यहाँ पे जो धान हुआ उस धान में से कुछ धान हम लोग सेव करके रख लिए, कोई व्यक्ति उसको जमा करके रख लिया और यही धान के बीज का प्रयोग हम लोग फिर से अगले साल करेंगे। फिर से उस साल जो खेती होगा उससे हम लोग कुछ बीज को अपने पास रखेंगे और उस बीज का प्रयोग फिर से आने वाले साल में हम लोग उसको बीज के रूप में प्रयोग करेंगे। यानी कि एक ही बीज का प्रयोग, उससे जो पौधा हुआ फिर वहाँ से जो बना उसका प्रयोग अगला बार, फिर उसका प्रयोग अगला बार करके हम लोग यूज करते हैं, ऐसा देखा जाता है। यानी कि हम लोग उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लस क्या हो गया कि सरकार के द्वारा कृषि में अच्छी उत्पादकता के लिए यूरिया, डीएपी ये सब का प्रयोग करने के लिए लोगों पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए सरकार ने सब्सिडी भी दिया। परिणाम क्या हो गया कि हम लोग उर्वरक का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लगे, जिसकी वजह से नुकसान भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे क्या, आधुनिक कृषि आगतों का अभाव, यानी कि हम लोग क्या हो गया, उन्नत बीज का प्रयोग नहीं करते। उन्नत बीज का प्रयोग नहीं करते क्योंकि किसान या तो उनको बीज के बारे में पता नहीं है या तो वे प्रयोग करना नहीं चाहते। ज़्यादातर किसानों को उनके बीज के बारे में पता नहीं होता या फिर उनके मार्केट में ये बीज अवेलेबल ही नहीं होते हैं। या फिर रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये सारी चीज़ बहुत सारे जगहों पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। फसल में बहुत सारे कीट लगते हैं, तो उनको मारने के लिए जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, तो इन सभी का प्रयोग सामान्यतः बहुत कम देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि कृषि की उत्पादकता में कमी आती है। यानी कि आधुनिक कृषि आगतों का अभाव में हम लोग क्या लिखेंगे कि आज भी भारतीय कृषि में आधुनिक आगतों जैसे कि उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग बहुत कम किया जाता है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होता है। 9वां पॉइंट आता है हम लोग का खेतों के
अपखंडन और उपविभाजन की समस्या। उपविभाजन की समस्या। देखिए, तो 9वां पॉइंट में क्या है, खेतों के अपखंडन और उपविभाजन की समस्या। यानी कि इसमें मुख्य रूप से क्या हो गया कि भारत में जो जोत हैं तो उन जोतों का उपविभाजन, यानी कि अभी आपके पास अगर इतना बड़ा है तो ये फिर से ब्रेक होकर इतना बन जाएगा, आने वाला टाइम में फिर से ब्रेक होगा ये वाला, फिर ये वाला होगा, यानी कि धीरे धीरे ये खेत क्या होगा, छोटा होते जाएगा, यानी कि इसका कहीं ना कहीं खंडन होते रहेगा। इसके पीछे बहुत सारा कानूनी और सामाजिक या फिर आर्थिक कारण भी देखने को मिलता है। जैसे अगर एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के 2 संतान हैं, तो इन 2 संतानों के बीच में ज़मीन का बंटवारा किया जाएगा। अब इन 2 संतानों को मान लीजिए फिर से 2 संतान आता है तो उनके बीच में फिर से ज़मीन का बंटवारा किया जाएगा, यानी कि एक इतना बड़ा खेत था, बट के ये खेत काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो अगर खेत छोटा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि वहाँ पर हम लोग ट्रैक्टर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो भी आधुनिक आगत है उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, परिणाम स्वरूप उत्पादकता में कमी आ जाती है। और यह भी भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान समस्या में शामिल है। 10वां पॉइंट आता है हम लोग का, कृषि उत्पादन में क्षेत्रीय विषमता। क्षेत्रीय विषमता यानी कि इसमें क्या होता है कि भारत में क्या है, हर एक जगह पर अलग अलग प्रकार का मिट्टी भी पाया जाता है। जैसे कि अगर यूपी का बात किया जाए, पंजाब का बात किया जाए, बिहार का बात किया जाए, तो उसके तुलना में झारखंड में कृषि बहुत कम होता है, क्योंकि झारखंड की वैसी मिट्टी नहीं है, या फिर झारखंड के लोग उससे जागरूक नहीं है, झारखंड में उस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि झारखंड में कृषि का उत्पादन कम होता है। लेकिन बिहार साइड हो गया, यूपी साइड हो गया, पंजाब साइड हो गया, यहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, नए नए तकनीक का प्रयोग किया जाता है कृषि में, प्लस यहाँ पर खेत का आकार भी काफ़ी बड़ा होता है झारखंड के खेतों की तुलना में, प्लस झारखंड का खेत समतल नहीं होता है, बाकी जगहों का खेत समतल होता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में विषमता तो उत्पन्न होगी ही होगी। तो भारत में भौगोलिक विषमता और जलवायु के अनुसार भी कृषि उत्पादकता में अंतर देखने को मिलता है। तो ये सारे 10 समस्याएं हो गए जो कि अभी भी कृषि क्षेत्र में विद्यमान है। पहला निम्न उत्पादकता, दूसरा लघु जोत, तीसरा कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की अधिकता है, चौथा हो गया क्या भूस्वामी और काश्तकार के बीच में संघर्ष है, 5वां निर्वाह योग्य कृषि होता है, छठा हो गया हम लोग का वर्षा पर आधारित, 7वां हो गया पिछड़ा तकनीकी, 8वां हो गया आधुनिक कृषि आगतों का अभाव, और 9वां हो गया क्या खेतों का अपखंडन और उपविभाजन होते रह रहा है, और 10वां पॉइंट हो गया क्या कि क्षेत्र विषमता देखने को मिला है। अब अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो था क्या कि हाल ही में भारत में किए गए कृषि क्षेत्र में सुधार की व्याख्या करें। तो अब देखते हैं, ये तो समस्या हो गई, समस्या बता दी है। अब है कि सुधार, इसमें सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया। तो चूँकि भारत क्या एक कृषि प्रधान देश है और भारत में 40% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र पर ही आजीविका के लिए निर्भर रही है। तो ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे पहल किए गए, बहुत सारे चरण उठाए गए हैं ताकि कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार किया जा सके। जिसमें पहला आता है हम लोग का, पहला आ गया जमींदारी उन्मूलन कानून। तो पहला संविधान संशोधन के माध्यम से इसको किया गया था। फिर दूसरा मध्यस्थों का अंत, मध्यस्थों का अंत। तीसरा हो गया हम लोग का भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण, भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण। अगला पॉइंट हम लोग का चकबंदी और हदबंदी जैसे कानून लाए गए थे। चकबंदी और हदबंदी यानी कि हद से ज़्यादा आपके पास कितना ज़मीन होगा। तो ये सारे पॉइंट हम लोग सेक्शन ए में फिर से पढ़ेंगे। 5वां था सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना। इसके अलावे लगान दर में कमी, लगान दर में कमी। तो कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं सरकार के द्वारा अपनाई गई, लेकिन इसके अलावे भी और भी बहुत सारे प्रक्रियाएं सरकार के द्वारा अपनाई गई। जैसे मशीनीकरण पर बल दिया गया,
कृषि कीमत और कृषि बाजार के विकास पर बल दिया गया। फिर जो भी कृषक है उनको जागरूक करने का कार्यक्रम लगाया गया, नए उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए, कृषि क्षेत्र में बीमा कराया गया, जैविक कृषि पर बल दिया गया। तो और भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे। तो यहाँ पे हो गया जमींदारी उन्मूलन कानून हो गया, मध्यस्थों का अंत किया गया, या फिर चकबंदी हदबंदी जैसे कानून लाए गए। तो ये सारा चीज़ सेक्शन ए में हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या है कि पहला पंचवर्षीय योजना, जैसे कि सबको मालूम है कि कृषि क्षेत्र पर यानी कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था पहला पंचवर्षीय योजना में, और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने का भी प्रयास किया गया था। लेकिन इसके बावजूद अगले 15 सालों तक, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद भी अगले 15 साल तक भारत में कृषि संकट बना रहा। तो ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत सारी क्रांति की गई, और फिर किसानों के लिए बहुत सारी योजना भी लाई गई थी। तो उन योजना में हम लोग कहा जाता है भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया। भारतीय खाद्य निगम। सेकंड एमएसपी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड हो गया हम लोग का HYV बीज का प्रयोग किया गया, हाई यील्ड वैरायटी बीज का यानी कि उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया गया। चौथा हो गया हम लोग का उर्वरक, यानी कि कहीं ना कहीं उर्वरक भी हम लोग के उत्पादन को, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अलावा पांचवा जो था वो सिंचाई सुविधा। तो जहाँ जहाँ पर सिंचाई सुविधा नहीं था उन जगहों पर सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार के द्वारा इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया गया था ताकि कृषि क्षेत्र में एक नई मुकाम को हासिल किया जा सके और भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। और इसी के परिणाम स्वरूप 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और इस हरित क्रांति के बाद भारत जो थे वो कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। तो इन सभी प्रयास के बाद 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पहली बार कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश बन रहा था। और इसी दौर में इसके पैरेलली बहुत सारे क्रांति हुए थे, जैसे कि श्वेत क्रांति हो गया जो कि दूध से संबंधित था। इसके साथ हो गया हम लोग का गोल क्रांति, आलू से रिलेटेड था। थर्ड हो गया हम लोग का नीली क्रांति, फिर पीली क्रांति, रजत क्रांति। तो ये सारे क्रांति आए और कहीं ना कहीं सरकार इनको सफलतापूर्वक संचालित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो अभी तक क्या हो गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर केंद्रित था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत कृषि क्षेत्र पर आने वाले 15 सालों तक कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी क्रांतियाँ लाई गई, जिनमें से श्वेत क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, ये सारी चीज़ें आते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी योजना लाई गई, जैसे कि भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया, MSP का घोषणा किया गया, यानी कि मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, कि अगर कुछ भी होगा तो किसानों को इतना प्राइस मिलेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे MSP क्या है अच्छे तरीके से। हाई यील्ड वैरायटी बीज का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया और सिंचाई सुविधाओं का भी प्रयोग किया गया। तो कहीं ना कहीं भारत खाद्यान्न क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया हरित क्रांति के बाद। अब क्या होता है, फिर से आता 21वीं सदी का समय आता है। 21वीं सदी के समय आता है, यानी कि हरित क्रांति के बाद का समय हम लोग का 21वीं सदी का समय है। और इसमें मुख्य रूप से क्या हो गया कि कृषि क्षेत्र ने जो भी अर्थशास्त्री थे उन सभी को अपनी ओर फिर से आकर्षित करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब फिर से 21वीं सदी में कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। और इसी के परिणाम स्वरूप जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। और इस नई राष्ट्रीय कृषि नीति में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से कृषि क्षेत्र में जो भी क्रांति थी, जैसे हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, गुलाबी, भूरी, धूसर, रजत, तो ये सभी को एक साथ लेकर चलना था। यानी कि 21वीं सदी में कृषि क्षेत्र ने फिर से अर्थशास्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके पश्चात कृषि क्षेत्र में नवीनीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। परिणाम स्वरूप जुलाई 2000 में भारत में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई, जिससे मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से, उन सभी को एक साथ लेकर चलना निर्धारित किया गया। और इसी को हम लोग, यानी कि इन सभी चीज़ों को
हरित क्रांति, नीली क्रांति, इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। तो इसी को हम लोग इंद्रधनुषी क्रांति या फिर सतरंगी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हाल ही में क्या हो गया कि हाल ही में कृषि में जो भी क्रांति हुई थी उनको हम लोग तिरंगा क्रांति भी कहते हैं, तिरंगा क्रांति। और तिरंगा क्रांति में मुख्य रूप से पहला हम लोग का केसरिया क्रांति आता है, केसरिया क्रांति। सेकंड हो गया श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति में पशु कल्याण के लिए और अनाज की उपलब्धता के लिए सुनिश्चित करने के लिए संचालन किया गया। केसरिया क्रांति सौर ऊर्जा को बेहतर करने के लिए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए संचालन किया गया। तीसरा आ गया हम लोग का नीली क्रांति। और नीली क्रांति मछुआरों के कल्याण के लिए था, प्लस नदियों की सफाई के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया। और चौथा इसके अंतर्गत आता हम लोग का हरा क्रांति। तो हरा क्रांति में द्वितीय हरित क्रांति और जैविक कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रखा गया था। तो तिरंगा क्रांति के अंतर्गत केसरिया क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और हरा क्रांति आता है। और हरा क्रांति के अंतर्गत द्वितीय हरित क्रांति के साथ साथ जैविक कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तो क्या हो गया कि 21वीं सदी में फिर से कृषि क्षेत्र ने अर्थशास्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में फिर से नवीन आवश्यकता महसूस की गई। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, जुलाई 2000 में नवीन राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। इसके बाद कृषि क्षेत्र में फिर से द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, साथ ही साथ सतत हरित क्रांति की आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी। और इसका विचार सबसे पहले उस समय के यानी कि तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उस समय, या फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम इनके दिमाग में आई थी 2006 में। तो प्रथम हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में फिर से द्वितीय हरित क्रांति या फिर सतत हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की गई। और इसका सबसे पहला विचार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दिमाग में आई थी 2006 में आई थी। और इन्होंने द्वितीय हरित क्रांति में कुछ चीज़ों पर विशेष बल दिया था, जिनमें हम लोग का पहला आता है जेनेटिक मॉडिफाइड यानी कि GM बीज का प्रयोग पर बल दिया जाए। यानी कि देखा गया क्या कि पहले हम लोग का जो आम का पेड़ होता था वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता था, लेकिन अब क्या हो गया कि छोटे पेड़ में ही फल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफाइड बीज को रेडी किया गया ताकि कम समय में उत्पादन काफ़ी अच्छा हो सके और हम लोग लाभ कमा सके। दूसरा हो गया क्या, प्रथम हरित क्रांति में सरकार ने क्या किया, उर्वरक ये सब काफ़ी इजीली किसानों को प्रोवाइड करा दिया। परिणाम स्वरूप किसान क्या किए, उसको इतना ज़्यादा यूज किए कि कुछ समय बाद अब वहाँ की मिट्टी जो थी वो उर्वरक होने लगी, प्लस बहुत सारे समस्या देखने को मिलने लगी। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय हरित क्रांति में जैविक कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया ताकि मिट्टी भी खराब ना हो, प्लस उत्पादन भी बना रहे। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय हरित क्रांति में जेनेटिक मॉडिफाइड बीज के प्रयोग पर बल दिया गया, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया। तीसरा क्या हो गया, वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण। तो चूँकि प्रथम हरित क्रांति के बाद सरकार ने प्रथम हरित क्रांति के तहत सिंचाई सुविधाओं को किसानों को उपलब्ध कराया है, और प्लस क्या हो गया कि जो भी बिजली बिल थे उनकी दर को भी कम की। तो ऐसी स्थिति में किसान के द्वारा अत्यधिक मात्रा में जलों का प्रयोग किया गया, क्योंकि बिजली बिल कम था। तो ऐसी स्थिति में मोटर के द्वारा अत्यधिक मात्रा में जल का मिसयूज भी किया गया, तो कहीं ना कहीं जल की कमी होने लगी। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय हरित क्रांति में वर्षा जल संरक्षण पर भी विशेष बल दिया गया। अब क्या है कि चौथा पॉइंट अगर हम लोग बोल सकते हैं तो मिट्टी को स्वास्थ्य और उर्वरक मुक्त बनाने पर भी बल दिया गया, क्योंकि उर्वरक का इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया कि मिट्टी खुद बीमार पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में जैविक कृषि पर विशेष बल दिया गया। प्लस उन्नत बीजों का चयन जो होगा वो क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया जाएगा, यानी कि झारखंड का मिट्टी जो है वो GM बीज के लिए उपयोगी है तो ही झारखंड में GM बीज का प्रयोग किया जाएगा, या फिर मिट्टी के अनुसार वहाँ पर फसल का चयन किया जाएगा। फिर टपकन सिंचाई पर विशेष बल दिया गया, जिसको ड्रिप इरीगेशन बोलते हैं, या फिर स्प्रिंकल इरीगेशन, जिससे कि क्या होगा, पानी का बचत होगा, क्योंकि हम लोग अंधाधुंध तरीके से पानी को बहा दिए थे। तो अब ड्रिप इरीगेशन करेंगे तो बहुत कम मात्रा में पानी का प्रयोग सिंचाई में हम लोग कर सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा आज़ादी के बाद से ही जमींदारी उन्मूलन कानून, मध्यस्थता का अंत, भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण, यानी जिनके पास किसान नहीं है उनको ज़मीन देंगे सरकार, चकबंदी हदबंदी जैसे कानून, सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, लगान दर में कमी, तो ये सारे प्रयास किए गए। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता देकर बहुत सारे कदम उठाए गए। इसके बावजूद भी भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार ने और भी बहुत सारे कदम उठाए, जैसे भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया, MSP दिया गया,
HYV बीजों का प्रयोग किया गया, उर्वरक का प्रयोग किया गया और सिंचाई सुविधा का प्रयोग किया गया। और परिणामस्वरूप आने वाले द्वितीय हरित क्रांति में इन सभी चीज़ों का मिसयूज भी नज़र आने लगा, जिसके बाद हम लोग को द्वितीय हरित क्रांति की महसूस हुई। और हम लोग वहाँ पर सिंचाई सुविधा को सही तरीके से प्रयोग करेंगे, उर्वरक को हटाकर जैविक कृषि की बात करेंगे, हाई यील्ड वैरायटी बीज की जगह GM बीज का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ द्वितीय हरित क्रांति में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से सरकार ने शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान समय में सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे पहला हो गया मशीनीकरण पर बल दिया गया। मशीनीकरण पर बल, तो मशीनीकरण पर बल क्या, यानी कि कृषि उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने मशीनीकरण को प्रोत्साहित किया है। और वर्तमान स्थिति क्या हो गया है कि अगर हम लोग ट्रैक्टर लेते हैं तो उसमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगता है। हम लोग बहुत कम पैसे पे हम लोग ट्रैक्टर निकाल सकते हैं। या फिर सिंचाई करने के लिए पंप लेते हैं तो फिर हम लोग को पंप भी इजीली मिल जाएगा। बिजली बिल पर हम लोग को रियायती दरों पर छूट दी जाएगी, या फिर सब्सिडी पर हम लोग को चीज़ उपलब्ध होंगे। तो कहीं ना कहीं अब आम किसान भी क्या करेगा, ट्रैक्टर खरीद सकता है, सिंचाई के लिए मशीन खरीद सकता है, बिजली का प्रयोग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग मशीनीकरण के तरीके से, मशीनीकरण के माध्यम से कृषि करेंगे ताकि इसमें उत्पादन में वृद्धि होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है कि कृषि कीमत और कृषि बाजार का विकास। कृषि कीमत प्लस कृषि बाजार, कृषि बाजार का विकास। देखिए भारत में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग का खेती काफ़ी ज़्यादा होता है, हम लोग का घर का प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग का कुछ भी सब्जी नहीं होगा तो उस समय सब्जी का दाम काफ़ी ज़्यादा रहेगा मार्केट में। लेकिन जब से हम लोग के घर में सब्जी निकलना शुरू होगा उसका दाम घट जाएगा। यानी कि यहाँ पे कृषि बाजार का कमी देखने को मिलता है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे बेचने वालों की संख्या में काफ़ी कमी होती है। एक व्यक्ति है और वो जिस रेट से हम लोग से सब्जी लेंगे उसी रेट पर हम लोग को देने के लिए विवश होना पड़ता है। तो अगर एक अच्छा बाज़ार अगर होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी अच्छा दाम मिलेगा। यानी कि पूरी तरीके से क्या है कि अगर अच्छा खेती होता है तो ऐसी स्थिति में किसानों को अच्छा दाम नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा बाज़ार होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर बाज़ार उपलब्ध होगा तो किसानों को उनके वस्तुओं की कीमत भी काफ़ी अच्छा मिलेगी। तो भारतीय कृषि में एक गंभीर चुनौती क्या है, कृषि कीमत और कृषि बाज़ार का विकास। क्योंकि बेहतर उत्पादन की स्थिति में किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और सरकार इसी के लिए, ताकि किसान को बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार वर्ष में 2 बार MSP लाते हैं। और मुख्य रूप से ये गेहूं पर, खरीफ फसल पर और रबी फसल की बुआई के समय लाया जाता है। MSP यानी कि क्या हो गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस हो गया। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक फिक्स प्राइस जब बुआई होता है तो उस समय सरकार के द्वारा डिसाइड कर लिया जाता है कि मान लीजिए 20 रुपये अगर तय करते हैं तो मार्केट कितना भी ख़राब क्यों ना हो, अगर उस समय आपका गेहूं अगर 2 रुपये केजी भी जा रहा है तो सरकार आपसे 20 रुपये केजी ही गेहूं खरीदेगी। तो यही है MSP, यानी कि सरकार किसानों को एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देते हैं कि आपको इससे नीचे आपका कीमत नहीं गिरेगा सामान का। तो कृषि कीमत में भी क्या होती है, मतलब कृषि कीमत भी क्या होता है, एक फिक्स रहता है। तो किसान की स्थिति भी बनी रहती है। तो हम लोग पढ़ेंगे MSP को भी काफ़ी अच्छे तरीके से, सेक्शन A में पढ़ेंगे। तो वही है कि अगर बाज़ार अगर सही तरीके से विकसित होगा तो कहीं ना कहीं किसानों को उनकी वस्तुओं के दाम भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेंगे। अब है यहाँ पे एक पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, बीज प्रौद्योगिकी का विकास। बीज प्रौद्योगिकी का विकास। तो जैसा कि हम लोग देखें कि सेकेंड हरित क्रांति में GM बीजों के प्रयोग की बात की गई, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज का प्रयोग का बात किया गया। तो अगर कृषि क्षेत्र में अगर हम लोग उच्च किस्म की बीजों का प्रयोग करेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। यानी कि कृषि क्षेत्र में 20 से 25% उत्पादकता बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छा किस्म का बीज लगाएंगे तो आपका फसल भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर बीज ही आपका अच्छा किस्म का नहीं होगा तो आपका फसल में भी ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, परिणाम स्वरूप आपका उत्पादकता में कमी आएगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस आवश्यकता को महसूस करते हुए बीज प्रौद्योगिकी के विकास को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा सरकार ने GM बीज के प्रयोग पर तो बल दिया ही दिया है। और इसके साथ ही साथ क्या हो गया कि कपास हो गया, बीटा बैगन हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया, तो इन सभी चीज़ों में हम लोग को GM बीज का प्रयोग करने के लिए सरकार ने अनुमति भी दे दिया है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोग GM बीज का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में
लगभग 25%, कृषि क्षेत्र में लगभग 25% उत्पादकता में वृद्धि संभव होगी। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, अधिशेष उत्पादन होगा और हम लोग उसको निर्यात भी करके विदेशी मुद्रा भी कमा सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया कि बीज प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा ताकि किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया जा सके। चौथा पॉइंट, कृषि जागरूकता कार्यक्रम। कृषि जागरूकता कार्यक्रम, सबसे पहला है कि भारत में कृषि कौन कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं उनमें शिक्षा की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। अगर वो शिक्षित नहीं है तो वे कृषि से संबंधित जो भी हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड बीज का प्रयोग करेंगे तो वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे, तो उनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए उनमें बीजों को लेकर या फिर उत्पादन कैसे किया जाए उसको लेकर एक सही और उचित समझ विकसित करने का कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए हैं, जैसे कि एक तरफ सरकार ने मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड चलाई है। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड यानी कि आप पता कर सकते हैं कि आपका मिट्टी का हेल्थ कैसा है, प्लस उस मिट्टी में किस प्रकार का खेती किया जा सकता है। हम लोग का क्या होता है कि कोई भी मिट्टी हम लोग एक ही फसल को बार बार बोते जाते हैं, कोई चेकअप ही नहीं कराते उस मिट्टी का हेल्थ कैसा है। तो सरकार के द्वारा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया ताकि हम लोग मिट्टी की जाँच कर सकते हैं, प्लस वहाँ पर किस प्रकार का खेती होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर KCC यानी कि किसान कॉल सेंटर, इसका गठन किया गया। आप इसमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि आपके जो भी फसल में किस प्रकार की बीमारी आ रही है, उससे बचाव किस प्रकार से होगा, कितना दवाई यूज करना है, कौन सा दवाई यूज करना है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग हम लोग किसान कॉल सेंटर में कॉल करके हम लोग बात कर सकते हैं। और इसका टोल फ्री नंबर भी है 1551। आप इसको लगा कर देखिएगा, आपका कॉल लगेगा और आपको ये प्रॉपर गाइड भी करेंगे कि आपका फसल इस प्रकार से है। अगर कोई बीमारी बताइएगा तो वो आपको सोल्यूशन भी बताएंगे, प्लस आपको मैसेज भी कर देंगे, डायरेक्ट टेक्स्ट कर देंगे और जो भी दवाई है वो सारा चीज़ का नाम भी बता देंगे। तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर किसान तो छोड़िए, जो पढ़ रहे हैं उनको भी इन सब के बारे में मालूम नहीं होता कि किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री कॉलिंग नंबर क्या है और लगता है कि नहीं लगता है। सबको यही लगता है कि अगर बस नंबर दे दिया काम होता नहीं होगा, लेकिन कायदे से ये नंबर लग रहा है, क्योंकि हम जब बना रहे थे ये PDF तो हम इस नंबर को लगा कर देखे भी थे, हम बात भी किए, तो काफ़ी अच्छे से गाइड भी कर रहे थे। तो जो भी किसान परिवार से संबंधित है वे इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। 1551 है टोल फ्री नंबर। आप काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई से संबंधित जानकारी भी ये देंगे आपको कि कहाँ से आपको जो भी मशीनीकरण है उसका प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ से आपको मिलेगा वो सारा चीज़। तो सरकार का प्रयास क्या है कि कृषि उत्पादन के प्रति लोगों के बीच में उचित और सही समझ को विकसित करना। इसके लिए सरकार एक तरफ जहाँ मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजना शुरू कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान कॉल सेंटर की स्थापना भी कर रही है। अब कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसका उद्देश्य क्या हो गया, तो मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना, किसानों को यह बताना कि उनकी भूमि किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, और जो कि 2015 से शुरू किया गया था। और किसान कॉल सेंटर के माध्यम से कौन सा फसल का बुवाई का समय क्या है, बीज की उपलब्धता कैसे होगी, या फिर खाद्य की उचित उर्वरक की उचित मात्रा कितना होगा, तो इन सभी चीज़ों से जो है रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, उन चीज़ों का आप किसान कॉल सेंटर में कॉल करके बात कर सकते हैं। इसका टोल फ्री नंबर 1551 है। अगला पॉइंट हम लोग का होता है क्या, सिंचाई सुविधा की आपूर्ति। सिंचाई सुविधाओं की आपूर्ति, तो अगर भारत में बात किया जाए तो आज़ादी के समय सिंचाई सुविधा बहुत कम था। भारतीय कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर कृषि माना जाता है, क्योंकि जिस वर्ष वर्षा अच्छा होता है उस वर्ष कृषि भी अच्छा होता है, जिस वर्ष वर्षा खराब उस वर्ष कृषि भी खराब होता है। तो ऐसी स्थिति में सिंचाई सुविधा का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज भी भारत में 55% भूमि जो है 55% भूमि सिंचाई के लिए तरस रही है, यानी कि बिना सिंचाई साधन के ही 55% भूमि पर कृषि होती है, यानी कि इन भूमि पर मुख्य रूप से कृषि वर्षा पर ही निर्भर होता है। अब 2015-16 में सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत किया गया 2015-16 में, और इस योजना के माध्यम से पानी के बचत, सिंचाई, इन दोनों लक्ष्य को निर्धारित किया गया, प्लस इसके लिए स्प्रिंकल सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, इन सभी चीज़ों को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम से सिंचाई किया जाने लगा और पानी का काफ़ी ज़्यादा बचत होने लगा। जहाँ पर अगर 100 लीटर पानी का प्रयोग होता था, अब वहाँ पर 40 लीटर 60 लीटर पानी में ही सिंचाई कंप्लीट हो गया, यानी कहीं ना कहीं पानी की बचत देखने को मिला। फिर एक कृषि बीमा योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोला, कृषि बीमा योजना।
यानी क्या होता है, कृषि में मान लीजिए कि हम लोग खेती कर लिए, पानी काफ़ी ज़्यादा गिर गया तो भी हम लोग का फसल का नुकसान हो जाता है, पानी कम गिरा तो भी हम लोग का फसल नुकसान हो जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा चौतरफा मार अगर किसी का होता है तो वो किसान का ही होता है। तो ऐसी स्थिति में होना, किसान हतोत्साहित होंगे, वो कृषि करना नहीं करेंगे। अगर कृषि कार्य नहीं करेंगे तो भारत खाद्यान्न क्षेत्र में कभी आत्मनिर्भर नहीं होगा और हम लोग को विदेशों से वस्तुओं को आयात करना होगा और परिणाम स्वरूप भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा कृषि बीमा योजना लाया गया, जिसके माध्यम से कृषि जोखिम से बचने के लिए बीमा योजना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया और इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया, जिसमें क्या होता है कि मात्र 2% जितना हम लोग को उत्पादन में जितना खर्चा हो रहा है कृषि करने में, उसका मात्र 2% पैसा, यानी कि अगर 100 रुपया हमको खेती करने में अगर लग रहा है तो 100 रुपये का 2 रुपया, 2% कितना 2 रुपया होगा। तो 2 रुपया से हम क्या कर सकते हैं, उस फसल के लिए हम लोग कृषि के लिए बीमा करवा सकते हैं। और अगर टोटल फसल का मात्र 33% अगर फसल नुकसान हो जाता है, अगर 33% फसल नुकसान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार पूरी एक मुश्त में हम लोग को सारा मुआवजा का भुगतान करेगी। तो कृषि बीमा योजना क्या हो गया कि अगर 100 रुपया हम लोग का टोटल खर्चा आ रहा है तो सिर्फ 2 रुपया का हम इन्वेस्ट करके, मतलब 2 रुपया हम दे के बीमा करवा सकते हैं। और अगर 33% फसल नुकसान होता है तो सरकार के द्वारा 100% फसल का एक मुश्त में कीमत यानी कि मुआवजा राशि दिया जाएगा। तो यही है कृषि बीमा योजना। 7वां पॉइंट आ गया हम लोग का जैविक कृषि का विकास। तो भारत में सिक्किम फेमस है जैविक कृषि के लिए। तो भारत में जैविक, क्योंकि प्रथम हरित क्रांति के बाद बहुत ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग हुआ, परिणाम स्वरूप भारत की मिट्टी की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। अन्य समस्या भी देखने को मिला, इसकी वजह से जल प्रदूषण जैसी समस्या भी उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप सरकार ने द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता को महसूस किया और भारत में द्वितीय हरित क्रांति के तहत जैविक कृषि के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि वर्तमान में सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। तो अगर 1 से 2 बार अगर आप लोग समझ लीजिएगा इन सारे पॉइंट्स को, तो कृषि में लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं तो वर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मिलेगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का पहला क्वेश्चन जो था वो ख़त्म हो गया। और जो भी बताए वो सब आपको PDF में लिखा हुआ मिलेगा, जैसे निम्न उत्पादकता, लघु जोत, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी के आधिक्य, भूस्वामी काश्तकार संघर्ष, ये सारा चीज़ सब पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक और क्लास होगा जिसमें हम लोग कृषि को ट्राई करेंगे, ख़त्म कर देंगे, और उसमें जो क्वेश्चन होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही होगा और इजी ही होगा। तो इसका PDF हम ग्रुप में डाल देंगे और बाकी लोग ग्रुप PDF के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।